कल हम लोग लॉजिक के अंतर्गत कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस निरुपाधिक तर्कवाक्य की चर्चा कर रहे थे और अब तक हम लोग इस बात से अवगत हो गए हैं कि निरुपाधिक तर्कवाक्य चार प्रकार के होते हैं। सर्वव्यापी विध्यात्मक यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन, जिसे हम ए प्रपोजिशन भी कहते हैं। सर्वव्यापी निषेधात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, जिसे हम ई प्रपोजिशन कहते हैं। अंशव्यापी विध्यात्मक अथवा स्वीकारात्मक पर्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशन, आई प्रपोजिशन, एवं अंशव्यापी निषेधात्मक पर्टिकुलर नेगेटिव ओ प्रपोजिशंस होते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने निरुपाधिक तर्कवाक्य के परिमाण, गुण और व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त किए हैं। आज हम लोग ये चार प्रकार के निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं, उनमें किस प्रकार का परस्पर संबंध होता है इसकी विवेचना करेंगे और इसकी विवेचना ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंतर्गत की गई है। ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसे हिंदी में परंपरागत विरोध वर्ग कहते हैं। यह परंपरागत विरोध वर्ग ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन चार प्रकार के संबंधों का उल्लेख करता है और यह चार प्रकार के संबंध क्रमशः कंट्राडिक्टरी, व्याघाती, कॉन्ट्ररी, विपरीत, सब कॉन्ट्ररी, विरुद्ध एवं सब ऑल्टरनेशन उपाश्रयण संबंध है। सबसे पहले हम व्याघाती या कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप की चर्चा करेंगे। व्याघाती या कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप उन दो निरुपाधिक तर्कवाक्यों में पाया जाता है जो कि गुण, परिमाण और व्याप्ति की दृष्टि से एक दूसरे से नितांत भिन्न होते हैं। यद्यपि उद्देश्य और विधेय की समानता होती है। व्याघाती संबंध की विशेषता यह है कि इसमें एक तर्कवाक्य की सत्यता दूसरे तर्कवाक्य की असत्यता को प्रस्तावित करती है अथवा निश्चित करती है। If one of the proposition is true, then other is bound to be false if there is a contradictory relationship between the two categorical propositions, and these two categorical propositions are different from each other
in terms of quantity, quality and distribution. जैसे ए एवं ओ तर्क वाक्य, और इसी प्रकार ई एवं आई तर्क वाक्य प्रपोजिशंस में कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होती है। कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप को हम उदाहरण से प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे सभी जज ईमानदार हैं ए तर्क वाक्य, और कुछ जज ईमानदार नहीं हैं ओ तर्क वाक्य में व्याघाती संबंध पाया जाता है। जैसे यदि सभी जज ईमानदार हैं सत्य है, तो कुछ जज ईमानदार नहीं हैं निसंदेह निश्चित रूप से असत्य होगा। और इसी प्रकार से कुछ जज ईमानदार नहीं हैं यदि सत्य है, तो सभी जज ईमानदार हैं, वह एक असत्य तर्क वाक्य होगा। ई तर्क वाक्य का हम उदाहरण लें। कोई राजनीतिज्ञ बुद्धिमान नहीं होते हैं, तो फिर आई तर्क वाक्य होगा कुछ राजनीतिज्ञ बुद्धिमान हैं। और यहां पर भी हम यह पाएंगे कि यदि कोई राजनीतिक बुद्धिमान नहीं है सत्य है, तो फिर कुछ राजनीतिक बुद्धिमान है वह निश्चित तौर पर असत्य होगा। और यही बात आई तर्क वाक्य के सत्य होने पर ई तर्क वाक्य के असत्य होने की होगी। दूसरे प्रकार का जो संबंध निरुपाधिक तर्क वाक्यों में पाया जाता है, वह दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों में है। ए एवं ई तर्क वाक्यों में है। विपरीत या कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप की विशेषता यह होती है कि दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, किंतु दोनों तर्क वाक्यों के एक साथ असत्य होने की संभावना अवश्य होती है। इन कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप both the propositions cannot be true, but there is always the possibility of both the propositions being false, and such kind of relationship is said to exist between two universal propositions, that is A and E. हम उदाहरण के रूप में यह कहें कि सभी दार्शनिक विद्वान हैं और ये तर्क वाक्य, और कोई भी दार्शनिक विद्वान नहीं है ई तर्क वाक्य, दोनों एक साथ कैसे सत्य हो सकते हैं? हाँ, दोनों के असत्य होने की संभावना तब होगी कि जब एक भी व्यक्ति जो कि दार्शनिक हो ऐसा मिले जो कि विद्वान है, और एक दूसरा दार्शनिक ऐसा मिले जो कि विद्वान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए और ई दोनों प्रपोजिशंस
can be false. सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप या विरुद्ध संबंध हम दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों के मध्य में पाते हैं। सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप is said to exist between two particular propositions. विरुद्ध या सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप की विशेषता यह है कि यहां दोनों तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, यद्यपि दोनों तर्क वाक्यों के एक साथ सत्य होने की संभावना तो अवश्य होती है। सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप is said to exist between two particular propositions, say I and O1, and here both the propositions cannot be false. Still there is a logical possibility of both being true. जैसे कुछ सैनिक बहादुर हैं, आई तर्क वाक्य, एवं कुछ सैनिक बहादुर नहीं हैं, ओ तर्क वाक्य। यह दोनों एक साथ असत्य कैसे हो सकते हैं कि कुछ सैनिक बहादुर हैं, यह भी असत्य है, और कुछ सैनिक बहादुर नहीं है, यह भी असत्य या फॉल्स है। हाँ, किंतु कुछ सैनिक बहादुर हैं और कुछ सैनिक बहादुर नहीं हैं, दोनों सत्य हो सकते हैं। अगर एक भी व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए जो कि सैनिक है और वह बहादुर है, इसी प्रकार से एक भी व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए जो सैनिक है किंतु बहादुर नहीं है, तो यह दोनों तर्क वाक्य आसानी से सत्य हो जाएंगे। चौथे प्रकार का जो संबंध परंपरागत विरोध वर्ग में विश्लेषित है, उसे हम उपाश्रयण संबंध या सब ऑल्टरनेशन रिलेशनशिप कहते हैं। उपाश्रयण संबंध उन दो निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मध्य पाया जाता है जो कि परिमाण की दृष्टि से भिन्न एवं गुण की दृष्टि से समान होते हैं। सब ऑल्टरनेशन रिलेशनशिप is said to exist between two propositions which are identical in terms of quality, whereas different in terms of quantity. जैसे A एवं I तर्क वाक्य proposition, और इसी प्रकार E एवं O तर्क वाक्यों में उपाश्रयण संबंध पाया जाता है। यहाँ पर जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है उसे हम उपाश्रय या सुपर ऑल्टर्न, तो वहीं पर जो अंशव्यापी तर्क वाक्य है उसे हम उपाश्रित या सब ऑल्टर्न कहते हैं। उपाश्रयण संबंध की विशेषता यह होती है कि उपाश्रय सुपर ऑल्टर्न अर्थात ए अथवा ई प्रपोजिशन से हम क्रमशः आई अथवा ओ तर्क वाक्य की सत्यता को तार्किक रूप से निश्चित कर सकते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि यदि ए तर्क वाक्य सत्य है तो आई तर्क वाक्य निसंदेह निर्विवाद रूप से सत्य होगा। इसी प्रकार से यदि ई तर्क वाक्य सत्य है तो ओ तर्क वाक्य को
अवश्य सत्य होना पड़ेगा। उपाश्रयण संबंध की विशेषता यह है कि यह एक तरफा संबंध है। दिस इज वन साइडेड रिलेशनशिप which flows from subaltern to subaltern and not the other way round। कहने का अर्थ यह है कि उपाश्रय के सत्य होने पर उपाश्रित की सत्यता तर्कतः निश्चित होती है, किंतु उपाश्रित के सत्य होने पर सबऑल्टर्न के सत्य होने पर अर्थात अंशव्यापी तर्क वाक्य के सत्य होने पर यह आवश्यक नहीं है कि उपाश्रय या सुपर ऑल्टर्न या सर्वव्यापी तर्क वाक्य भी सत्य हो। अब हम उपाश्रयण को भी उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। सभी मनुष्य मरणशील हैं, ए तर्क वाक्य। तो आई तर्क वाक्य होगा कुछ मनुष्य मरणशील हैं। और यहां पर देखिए कि यदि सभी मनुष्य मरणशील हैं माने ए तर्क वाक्य सत्य है, तो इससे हम तार्किक रूप से निश्चित कर सकते हैं कि कुछ मनुष्य मरणशील होंगे। किंतु क्या हम कुछ मनुष्य मरणशील हैं आई तर्क वाक्य से यह निश्चित कर सकते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं? नहीं। इसी प्रकार कोई राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है ई तर्क वाक्य और कुछ राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं हैं में यदि कोई राजनीतिक ईमानदार नहीं है सत्य है, तो निसंदेह कुछ राजनीतिक ईमानदार नहीं है उसे भी सत्य होना पड़ेगा। किंतु कुछ राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं हैं, इसके सत्य होने पर हम यह कैसे निश्चित तौर पर कह सकते हैं अथवा तार्किक रूप से निश्चित कर सकते हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ ईमानदार नहीं है, और इसे ही हम एक तरफा संबंध या वन साइडेड रिलेशनशिप कहते हैं। अब हम परंपरागत विरोध वर्ग को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ए ई आई ओ ये 4 प्रकार के तर्क वाक्य निरुपाधिक जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां पर ए और ओ में व्याघात संबंध कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप और इसी प्रकार से ई और आई में व्याघात या कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप पाया जाता है। तो वहीं ए और ई तर्क वाक्य में विपरीत कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप, तो आई और ओ में सब कॉन्ट्ररी या विरुद्ध संबंध पाया जाएगा। ए और आई और इसी प्रकार ई और ओ में हम उपाश्रयण संबंध सब ऑल्टरनेशन रिलेशनशिप को पाते हैं, जिसमें ए और ई क्रमशः उपाश्रय, सुपर ऑल्टर्न
तो वहीं आई और ओ क्रमशः उपाश्रित सबऑल्टर्न पद होंगे और इसे हम परंपरागत विरोध वर्ग कहते हैं। ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। अनुमान तर्कशास्त्र में दो प्रकार का माना जाता है। एक तो व्यवहित अनुमान मीडिएट इन्फरेंस और दूसरे अनुमान का प्रकार अव्यवहित अनुमान या इमीडिएट इन्फरेंस होता है। और इन दोनों प्रकार के अनुमान में अंतर क्या है? जो व्यवहित अनुमान है, मीडिएट इन्फरेंस है, उसमें निष्कर्ष की प्राप्ति एक से अधिक आधार वाक्यों से होती है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है, ये दोनों आधार वाक्य हैं। इससे निष्कर्ष हमें मिला कि सुकरात मरणशील है, जो कि एक निगमनात्मक युक्ति है जैसा कि हम जानते हैं, और यह व्यवहित या मीडिएट इन्फरेंस का एग्जाम्पल है। किंतु यदि हम एक ही आधार वाक्य से निष्कर्ष को प्राप्त करें तो ऐसी स्थिति में जो अनुमान की प्रक्रिया होती है वह अव्यवहित अनुमान की प्रक्रिया होती है। दैट इज प्रोसेस ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस वेयर वी ड्रॉ और डिराइव द कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन सिंगल प्रेमिस। तो ये जो परंपरागत विरोध वर्ग है, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, इससे हम 8 अव्यवहित अनुमान को प्राप्त करते हैं। 8 kinds of immediate inference we derive from traditional square of opposition. How it is so? यह कैसे संभव है? तो बड़ी सीधी सी बात है। देखिए यहां पर 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य हैं, ब्लैक बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है, ए, ई, आई एंड ओ, करेक्ट। और यह तो हम पहले राउंड में, पहले चक्र में इन ए, ई, आई, ओ तर्क वाक्य को क्रमशः सत्य के रूप में स्वीकार करें और देखें कि एक तर्क वाक्य के सत्य होने पर अन्य तर्क वाक्यों की सत्यता अथवा असत्यता के बारे में हम क्या अनुमान कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड में हम इन्हीं ए, ई, आई, ओ तर्क वाक्य को क्रमशः एक एक करके असत्य तर्क वाक्य माने और तब देखें कि यदि एक तर्क वाक्य असत्य है तो दूसरे प्रकार का जो तर्क वाक्य है वह सत्य होगा, असत्य होगा या कुछ और होगा। तो 8 प्रकार के वैध निष्कर्ष को जो हम प्राप्त करते हैं अव्यवहित अनुमान की प्रक्रिया से परंपरागत विरोध के अंतर्गत पहले समझने का प्रयास करेंगे। मान लें ए तर्क वाक्य सत्य है। उदाहरण के लिए चलिए एक उदाहरण ले लिया जाए। सभी मनुष्य मरणशील है, जिसमें उद्देश्य मनुष्य है और मरणशील विधेय है। तो आई तर्क वाक्य क्या हो जाएगा? कुछ मनुष्य मरणशील है। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्देश्य और विधेय को हमको एक ही रखना पड़ेगा परंपरागत विरोध वर्ग के अंतर्गत। हाँ,
तो ई तर्क वाक्य को हम कैसे कहेंगे? कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। ओके, तो वो तर्क वाक्य होगा का उदाहरण, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। ओके, फाइन। हाँ, अब देखें कि यदि ए तर्क वाक्य सभी मनुष्य मरणशील हैं सत्य है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ मनुष्य मरणशील हैं। आई तर्क वाक्य निसंदेह सत्य होगा। क्यों? जस्टिफिकेशन क्या है? इन दोनों में उपाश्रयण संबंध। करेक्ट। यदि ए तर्क वाक्य सभी मनुष्य मरणशील सत्य है, तो ओ तर्क वाक्य को असत्य होना पड़ेगा। इसका औचित्य या जस्टिफिकेशन क्या है कि इन दोनों में व्याघात संबंध है, कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। यदि आई तर्क वाक्य सत्य है, तो ई तर्क वाक्य को असत्य होना पड़ेगा व्याघात संबंध के कारण। ऐसे ही जब हम ई तर्क वाक्य को सत्य मानेंगे तो वो सत्य होगा। अब आप समझ गए होंगे, उपाश्रयण संबंध के कारण। ई तर्क वाक्य सत्य है तो आई तर्क वाक्य असत्य हो जाएगा व्याघात संबंध के कारण। ओ तर्क वाक्य सत्य है तो ए तर्क वाक्य असत्य या फॉल्स हो जाएगा व्याघात संबंध के कारण। यदि आई तर्क वाक्य सत्य है, माने कुछ मनुष्य मरणशील है, यदि आई सत्य है तो क्या होगा? ई तर्क वाक्य असत्य होगा, क्योंकि व्याघात संबंध की यही विशेषता है कि एक तर्क वाक्य की सत्यता दूसरे तर्क वाक्य की असत्यता को प्रस्तावित करती है। अर्थात कुछ मनुष्य मरणशील है सत्य है, तो कोई मनुष्य मरणशील नहीं है वह क्या होगा? असत्य। जस्टिफिकेशन व्याघाती संबंध। अब आप विरुद्ध संबंध को याद कीजिए, सब कॉन्ट्री रिलेशनशिप। इसकी विशेषता क्या है कि दोनों तर्क वाक्य एक साथ असत्य नहीं हो सकते हैं, यद्यपि दोनों के एक साथ सत्य होने की संभावना होती है। तो यहाँ आई प्रपोजिशन ऑलरेडी ट्रू है, तो जो ओ प्रपोजिशन है वह ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि यह अनिश्चित है। माने ओ तर्क वाक्य की सत्यता के बारे में हम निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते, अर्थात वह असंदिग्ध है, वह संदिग्ध है, डाउटफुल है, अनिश्चित है। यदि ओ तर्क वाक्य सत्य है तो ए तर्क वाक्य असत्य होगा और अनिश्चित होगा, और इसी प्रकार से ई जो तर्क वाक्य है वह भी अनिश्चित या डाउटफुल होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत संबंध की विशेषता यह होती है कि दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों के एक साथ असत्य होने की संभावना होती है। तो ऑलरेडी जब हम ए प्रपोजिशन को फॉल्स कह सकते हैं तो ई ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। अब हम सेकेंड राउंड में जब आते हैं, ये कहें कि ए तर्क वाक्य असत्य है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ए तर्क वाक्य असत्य है तो ओ सत्य हो जाएगा। वेरी गुड। ए तर्क वाक्य असत्य तो ओ तर्क वाक्य सत्य। अब ओ तर्क वाक्य सत्य है तो आई तर्क वाक्य सत्य अथवा असत्य दोनों ही हो सकता है, अर्थात डाउटफुल होगा, अनसर्टेन होगा, और ई तर्क वाक्य भी आपके डाउटफुल या अनिश्चित होगा। क्योंकि ए तर्क वाक्य असत्य है, हम जानते हैं विपरीत संबंध में दोनों एक साथ असत्य भी हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया ई सत्य भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है।
और एक बात और हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ए तर्क वाक्य के असत्य होने पर ओ तर्क वाक्य सत्य है, और उपाश्रयण संबंध एक तरफा संबंध है जो यह कहता है कि ई के सत्य होने पर वो सत्य होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वो सत्य हो तो ई भी सत्य हो। तो इस कारण से यह जो आपके ई तर्क वाक्य है दोनों दृष्टि से डाउटफुल होगा। यदि ई तर्क वाक्य असत्य है तो आई तर्क वाक्य सत्य होगा, बाकी ए और ओ तर्क वाक्य डाउटफुल, अनसर्टेन, अनिश्चित या संदिग्ध होंगे। यदि आई तर्क वाक्य असत्य है, इफ आई इज फॉल्स, माने कुछ मनुष्य मरणशील है, ये असत्य है, तो कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, माने ई तर्क वाक्य सत्य हो जाएगा। क्यों? व्याघात संबंध है। और यदि ई तर्क वाक्य सत्य है तो ओ तर्क वाक्य भी आपके सत्य हो जाएगा, जस्टिफिकेशन उपाश्रयण संबंध है। और यदि ओ तर्क वाक्य सत्य है तो ए को असत्य होना पड़ेगा, व्याघात संबंध। अंत में यदि ओ तर्क वाक्य असत्य है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, यदि यह असत्य है तो सभी मनुष्य मरणशील है वह सत्य हो जाएगा, ए तर्क वाक्य, व्याघात संबंध। और यदि ए सत्य है तो आई सत्य हो जाएगा, जस्टिफिकेशन उपाश्रयण संबंध। यदि आई तर्क वाक्य सत्य है तो ई असत्य होगा, और इसका जस्टिफिकेशन ये है क्योंकि इन दोनों में कंट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। परंपरागत विरोध वर्ग, द ट्रेडिशनल स्क्वायर अपोजिशन से हम 8 वैध निष्कर्ष को निगमित करते हैं, जो कि अव्यवहित अनुमान की प्रक्रिया है, इमीडिएट इन्फरेंस का प्रोसेस है, जिसे इस ढंग से समझा जा सकता है कि यदि ए तर्क वाक्य सत्य है तो आई सत्य एवं ई और ओ तर्क वाक्य असत्य होगा। सेकंड, यदि ई तर्क वाक्य सत्य है तो ओ सत्य एवं ए और आई तर्क वाक्य असत्य। थर्ड, यदि आई तर्क वाक्य सत्य है तो ई असत्य एवं ए तथा ओ तर्क वाक्य अनिश्चित, डाउटफुल या संदिग्ध। फोर्थ, यदि ओ तर्क वाक्य सत्य है तो ए असत्य तथा ई एवं आई तर्क वाक्य संदिग्ध।
यदि ए तर्क वाक्य असत्य है तो ओ तर्क वाक्य सत्य एवं ई तथा आई संदिग्ध या अनिश्चित। यदि ई तर्क वाक्य असत्य है तो आई सत्य एवं ए तथा ओ संदिग्ध या अनिश्चित। यदि आई तर्क वाक्य असत्य है, फॉल्स है, तो ई एवं ओ तर्क वाक्य सत्य एवं ए तर्क वाक्य असत्य। अंत में यदि ओ तर्क वाक्य असत्य है तो ए तर्क वाक्य सत्य एवं ई तथा आई तर्क वाक्य असत्य।